Hello everyone, welcome back. This is the lecture 4 of the rapid revision of the CRPC for Rajasthan Judicial Services. We will be starting straight away from chapter 6, that is from section 61 to section 90. I am reading all the provision from my criminal manual of CRPC. So let's begin without wasting a second. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 वो भी CRPC का, जिसमें है सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मान के चलिएगा ये सेक्शन 1 से लेकर 100 तक प्री में आते हैं और मेन बीच में चार्ज वाले सेक्शंस प्री में आते हैं। और ये चैप्टर 18, 19, 20, 21 इन वाले प्रोविजन से ज़्यादा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर राज्य की, हर स्टेट की प्री में, तो यही आएंगे और इन्हीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब चैप्टर 6 प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है। अब सेक्शन 61 फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स, क्या फॉर्म्स रहेंगी सम्मन्स की। एवरी सम्मन्स इशूड बाय कोर्ट, जो भी सम्मन इशू होता है कोर्ट के द्वारा अंडर दिस कोड CRPC के तहत, शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होगा, इन डुप्लीकेट, और नकल भी जाएगी, नकल जाएगी उसकी, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हस्ताक्षर कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि अदालत का रहेगा, ऑफ सच कोर्ट, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर उस सम्मन पर साइन करेगा जिसको हाई कोर्ट निर्देश दे देगी टाइम समय दर समय की कौन साइन करेगा उस सम्मन पे। एंड शैल बी द सील ऑफ द कोर्ट, और सम्मन पे जब जज साइन करेगा, PO साइन करेंगे या वो अदर ऑफिसर साइन करेगा जिसको हाई कोर्ट ऑथराइज करेगी, तो वो उस पर सील भी लगेगी, मोहर भी लगेगी किसकी, अदालत की, जो कि सम्मन भेज रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 62 सम्मन्स हाउ सर्व्ड, सम्मन्स को सर्व कैसे किया जाएगा, कैसे उसकी सर्विस होगी। तो 62 का सबसेक्शन 1, एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, हर एक सम्मन किसके द्वारा सर्व होगा, एक पुलिसकर्मी द्वारा, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, या फिर जो राज्य सरकार ने जो रूल्स बना दिए हैं कि कौन सम्मन्स की सर्विसेज करेगा तो उस द्वारा ही होगी, तो राज्य सरकार का यहाँ प्रिवेल करेगा, ठीक है। बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, या फिर कौन भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी, पुलिसकर्मी भी इशू मतलब डिलीवर कर सकता है सम्मन्स को, सर्विस करवा सकता है, या फिर कोई भी अधिकारी उस कोर्ट का वो भी करवा सकता है सर्विस, इशूइंग इट, और जो इशू कर रहा है सम्मन्स को वो ही करवा सकता है, ठीक है। और अदर पब्लिक सर्वेंट, या कोई और सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकर भी सर्विस कर सम्मन्स की सर्विस कर सकता है। ये 62 का 1 हो गया, 62 का 2। द सम्मन्स शैल मैंडेटरी है कि सम्मन्स को क्या होगा, इफ़ प्रैक्टिकेबल, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो क्या होगा, ही बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन सम्मन्ड, उसी पर्सन को दिया जाएगा जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उस सम्मन में। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग, या तो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, उसके सामने टेंडर किया जाएगा। टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द सम्मन, की इसको एक नकल दी जाएगी, डुप्लीकेट दिएगा, ओरिजिनल सम्मन तो वापस एक्नोलेजमेंट लेके कोर्ट में जमा हो जाएगा, उसको नकल दे दी जाएगी किसकी, उस सम्मन्स की। अब 62 का 3, एवरी पर्सन ऑन होम अ सम्मन्स इज सो सर्व्ड, जिस भी व्यक्ति पर वो सम्मन सर्व्ड हुआ है, शैल वो क्या करेगा, मैंडेटरी है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर सर्विंग ऑफिसर जो उसको सम्मन दे रहा है वो अगर चाहता है तो क्या चाहता है, साइंग अ रिसिप्ट देयर फॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, एक रिसिप्ट जो ओरिजिनल सम्मन है उसके पीछे अपने हस्ताक्षर कर देगा वो व्यक्ति जो सम्मन को रिसीव कर रहा है। ये हमारा हुआ सेक्शन 62। अब हम करेंगे सेक्शन 63, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज़। अब ये सम्मन्स की सर्विस कॉर्पोरेट बॉडीज़ पर और सोसाइटीज़ पर कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। सर्विस ऑफ अ सम्मन्स ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट, सम्मन्स की सर्विस अगर करवानी है तो कैसे हो जाएगी, परिणाम नतीजे में कैसे निकल जाएगी। सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, अगर किसी कंपनी के सेक्रेटरी को, कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को दे दी, लोकल मैनेजर को दे दिया और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे दिया, ऑफ द कॉर्पोरेशन, किसका, कॉर्पोरेशन का। और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू, या फिर आपने लेटर सेंड किया, आपने एक पत्र सेंड किया इन सारे ऊपर वाले कर्मचारियों को। एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, किसको एड्रेस हुआ है, वो चीफ ऑफिसर जो उस कॉर्पोरेशन का मुख्य अधिकारी है उसको, चीफ ऑफिसर को एड्रेस हुआ है इन इंडिया। और वो कॉर्पोरेशन भाई मल्टीनेशनल है, जैसे होंडाई, अगर किसी होंडाई के मालिक को करवाना है तो होंडाई के मालिक का कोई सेक्रेटरी तो होगा यहाँ पे, तो उसको चीफ ऑफिसर को, होंडाई के चीफ ऑफिसर को जो भारत में है उसको एड्रेस हो जाएगा वो लेटर। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, तो माना जाएगा जैसे ही लेटर उसके पास पहुंचा, ऑर्डिनरी जगह जैसे ही पहुंचा, जैसे पहुंचता है लेटर हर व्यक्तियों के पास, तो मान लिया जाएगा कि सर्विस हो गई है उस कॉर्पोरेशन पर, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अब सेक्शन 64 64 ऑफ CRPC, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बी फाउंड, सर्विस तब कब, सर्विस उस व्यक्ति पर कैसे होगी जो मिल ही नहीं पाता है, जो अपने घर से गायब है। वेयर द पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट
बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, जिस पर्सन को सम्मन किया गया है तो वो क्या करता है, अपनी खूब घोड़े दौड़ा लेता है। कौन? सर्विंग ऑफिसर। लेकिन ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, खूब घोड़े दौड़ाने के बाद भी नहीं मिलता है वो व्यक्ति, बी फाउंड, नहीं मिलता है। द सम्मन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स, तो सम्मन कैसे सर्व होगा, एक नकल उस सम्मन्स की छोड़ दी जाएगी फॉर हिम, उसके लिए, विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, लेकिन किस पर छोड़ी जाएगी, एक अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एक पुरुष मेल मेंबर जो कि सबसे बड़ा है उसके परिवार का सदस्य है, उसको दी जाएगी। अब हम सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं इसको ऑर्डर 5 रूल 15 ऑफ द CPC, जो कि फैमिली मेंबर, अडल्ट फैमिली मेंबर बोलता है, लेकिन उसमें मेल और फीमेल है, तो ऑर्डर 5 रूल 16 हम यहाँ सीधा 15, यहाँ ऑर्डर 5 रूल 15 हम यहाँ सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं CPC का। तो इसमें हम पर CRPC में सब अडल्ट मेल मेंबर किसी पुरुष को ही दिया जाएगा वह संबंध व नकल ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद, जो उसके साथ रहता है। यूँ नहीं है कि 1-2 दिन के लिए पापा जी घर पे आए हुए हैं और वो आमतौर पर गांव में रहते हैं, उसके पापा अपराधी के, तो उसको संबंध पकड़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो रिजाइड उसके साथ रेगुलरली रहनी चाहिए। एंड द पर्सन विद होम द सम्मन इज सो लेफ्ट, और वह व्यक्ति जिसको सम्मन दिया गया है, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर सर्विंग ऑफिसर उस पर्सन को बोलता है जिसको सम्मन दिया गया है, साइंग आ रिसिप्ट देयर ऑफ, कि अब एक रिसिप्ट साइन करके देगा वो अडल्ट मेल मेंबर उस अपराधी की फैमिली का या उस व्यक्ति की फैमिली का जिसको सम्मन सर्व हुए हैं, ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, और किस पर करके देगा, एक दूसरी नकल पर जो कि कोर्ट में जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 64। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। प्रक्रिया क्या रहेगी अगर जो 61 से लेकर 64 तक जो सर्विस के मैनर दिए इसमें प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो अब 65 पूरा हमारा बहुत अच्छा भारी भरकम प्रोविजन है जो कि सर्विस करवाई देगा। देखिए, अब इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63, 64, अब सर्विस नहीं हो पाती है पूरे घोड़े दौड़ाने के बाद भी, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 62 के अंतर्गत, 63 के अंतर्गत, 64 के अंतर्गत। अब क्या होगा, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट, तो सर्विंग ऑफिसर जो सम्मन्स को लेके गया डिलीवरी के लिए, टेंडरिंग के लिए, तो क्या करेगा, वो चस्पा कर देगा, उसको पेश कर देगा सम्मन्स को, इसको नकल को पेश करेगा, चस्पा करेगा सम्मन्स की नकल को, ना कि ओरिजिनल को। सम्मन्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, किस पे करेगा, जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व होने थे उसके घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के, जो कि आसानी से सबको दिख जाता है प्रथम दृष्टिया से, और होम स्टेट इन विच द पर्सन सम्मन ऑर्डिनरी डिजाइड, जहाँ पर वो व्यक्ति जिसको सम्मन किया गया, जिसका नाम है सम्मन पे, वो आमतौर पर रहता है। एंड देयर अपॉन द कोर्ट, और ऐसा करवाने पर कोर्ट, ऐसा उसको अदालत को पता लगता है कि चस्पा हो गया, तो कोर्ट क्या करेगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक फिट, अगर कोई और इंक्वायरी करना चाहती है कि सम्मन सही में चस्पा हुए हैं नहीं हुए, तो उसके बाद उसको उचित लगता है कोर्ट को, तो क्या करेगी, मैं इधर डिक्लेयर द सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, घोषणा कर देगी अदालत की भाई सम्मन तो सर्व हो चुके हैं, जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व होने थे उस पर ही, और ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर एज प्रॉपर, ले, और ना तो अगर सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हुई कि भाई सम्मन सर्विस हो चुके हैं, तो क्या करेगी, कोई और फ्रेश सम्मन ऑर्डर कर देगी, जैसा भी उसे उचित लगता है वो कर देगी। अब ये सेक्शन 65 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अब सर्विस सम्मन्स की सरकारी कर्मचारी पर कैसे होगी, 66 का 1, वेयर द पर्सन सम्मन इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ जिस व्यक्ति को सम्मन किया गया है वो सरकारी कर्मचारी है और एक्टिवली है, मतलब प्रेजेंट में है। द कोर्ट इशूइंग द सम्मन, जो अदालत इशू कर रही है सम्मन, शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस, तो ऑर्डिनरी मतलब आम रूप पर किसको सेंड करेगी वह सम्मन, जो सरकारी कर्मचारी को जाना है उसके दफ्तर के हेड को, जो कि मुख्य कर्मचारी है, उसको सेंड कर देगी। इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जिसमें वह जिस व्यक्ति को सम्मन हो रहा है वह उसके नीचे कार्यरत है, काम करता है। ठीक है, एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कोज द सम्मन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62। अब वो जो हेड है, जो मुख्य कर्मचारी है उस दफ्तर का, उस सरकारी दफ्तर का, वो अब क्या करेगा, वो सेक्शन 62 की तरह जो प्रोविजन बताए गए थे उसकी तरह उस व्यक्ति को सम्मन सर्व कर देगा। ठीक है, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट, अब सम्मन जो नकल आएगी वो किसको वापस जाएगी, जो उसकी हस्ताक्षर वाली स्लिप है ओरिजिनल, वो किसको वापस जाएगी, अदालत में वापस चली जाएगी अंडर हिज सिग्नेचर, और किसका सिग्नेचर लगेगा, उस मुखिया का, जो सरकारी कर्मचारी का मुखिया है, दफ्तर का मुखिया, उसका सिग्नेचर हस्ताक्षर लगेगा विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, और जो एंडोर्समेंट चाहिए होती है उस रिक्वायरमेंट के तहत, 62 के तहत, वो रिक्वायरमेंट के तहत एंडोर्समेंट भी चली जाएगी, सिग्नेचर होकर चला जाएगा अदालत में। ये हमारा होगा 66 का 1, 66 का 2, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। अब वो मुखिया ने अगर उस पर सिग्नेचर किया है नकल के ओरिजिनल सम्मन के ऊपर, और नकल पे मुखिया, उस सरकारी दफ्तर के मुखिया ने हस्ताक्षर किया है, तो वो एविडेंस होगा, वो गवाही होगी किसकी, ड्यू सर्विस की सर्विस हो चुकी है। ये हमारा सेक्शन 66 पूरा हुआ। अब सेक्शन 67, सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स,
तो अब सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगी? जब जो व्यक्ति जिसको समन जाना है वो कोर्ट के क्षेत्रफल से बाहर रहता है। तो व्हेन अ कोर्ट डिजायर, जब कोर्ट कल्पना करती है, डेट अ समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड, की जो सम्मन उसने इशू किया है वो सर्व होना है कहाँ? कोई भी जगह जो कि उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, इट्स लोकल जुरिडिक्शन। इट शैल ऑर्डिनरी सेंड सच सम्मन्स इन डुप्लीकेट टू अ मैजिस्ट्रेट। तो ऐसे आम रूप में क्या करेगा वो जज साहब जिसको सम्मन भेजने हैं वह सम्मन्स को डुप्लीकेट में, मतलब एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी एक कॉपी किसको भेजेंगे? एक मैजिस्ट्रेट साहब को ही भेजेंगे। और कौन से मैजिस्ट्रेट साहब को? विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन सम्मन रिजाइड, जिस मैजिस्ट्रेट साहब को वो भेजा गया सम्मन उसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो एक जो व्यक्ति है जिसको सम्मन करना है वो रहता है। और इज टू बी देयर सर्व्ड, या फिर वहाँ पर उस अदालत की जो दूसरी अदालत है मजिस्ट्रेट साहब की, वहाँ पे वो सर्व होना है सम्मन। तो एक मजिस्ट्रेट साहब दूसरे मजिस्ट्रेट साहब को सम्मन भेज देंगे। अब वो मजिस्ट्रेट साहब अपने तरीके से उस सम्मन की सर्विस करवाएंगे। ये हमारा सेक्शन हुआ 67। हम सेक्शन 68 पढ़ेंगे। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, क्या सबूत रहेगा सर्विस का इन निम्न केसेस में? और जब सर्विस ऑफिसर जिसने सर्विंग की है, जो सर्विस ऑफिसर है वो भी मौजूद नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है। तो अब 68 का 1, व्हेन अ समन्स इशूड बाय कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, वो 67 की बात बता रहा है कि भाई आपने कोई सम्मन भेजा था और दूसरी अदालत की जुरिडिक्शन भेजा तो क्या होगा? एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड द समन्स इज नॉट प्रेजेंट, और भाई अब वो दूसरी अदालत की जुरिडिक्शन में भेजा था तो उस अदालत की जुरिडिक्शन वाले किसी सर्विंग ऑफिसर ने वही सर्व किया होगा, और वो अब आप वाली अदालत में है नहीं जिसने सम्मन को भेजा था दूसरी अदालत में। अब क्या कह रहा है? नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, अब वो सर्विंग ऑफिसर की अनुपस्थिति है जब केस की सुनवाई हो रही है। एन एफिडेविट, अब एक शपथनामा लगता है, परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, किसके सामने लगता है? किसके समक्ष लगता है? उस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिसने कि सम्मन काटे थे। डेट सच सम्मन हैज़ बीन सर्व्ड, कोई बताता है कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब सम्मन तो सर्व हो गए हैं, उस व्यक्ति को मिल गए हैं, मैं अपना शपथनामा देता हूँ, मैंने खुद देखे हैं कि सम्मन सर्व हो गए। अब क्या होगा? एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन्स परपोर्टिंग टू बी एंडोर्स, या फिर एक नकल उस सम्मन की जो एंडोर्समेंट हुई थी जिस व्यक्ति को सर्व किए गए थे, वह नकल किसको दे दी जाती है? मैंने प्रोवाइडेड बाय 62 या 62 और 64 में जो एंडोर्समेंट के तरीके बताए गए थे उसके हिसाब से सम्मन्स को एंडोर्स करके मैजिस्ट्रेट साहब को दे दिया जाता है। बाय द पर्सन टू होम इट वाज डिलीवर, और एंडोर्समेंट किसने दी है? उस व्यक्ति ने जिसको वह सम्मन डिलीवर हुए हैं। ओ टेंडर और होम और विद होम इट वाज लेफ्ट, या जिसको टेंडर किए गए थे या डिलीवर हुए हैं, या फिर जिसके लिए वह जिसके घर पे वह लेफ्ट कर दिए गए थे सम्मन्स। शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, तो यह एंडोर्समेंट एडमिसिबल होगी, स्वीकारोक्ति होगी कि सम्मन्स सर्व हो गए हैं, उसकी गवाही होगी एंडोर्समेंट, ठीक है, सबकी सम्मन्स सर्व हो गए हैं। एंड द स्टेटमेंट्स मेड देयर इन, जो कथन यहाँ पर बोले जाते हैं किसके द्वारा? जो कि शपथनामा लगाता है ऑब्वियसली वही कथन बोलेगा। शैल बी डीम टू बी करेक्ट, कि यह मान लो कि वह सही कथन है, वह स्टेटमेंट सही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जिसने शपथनामा लगाया। अनलेस, एक्सेप्शन क्या है? एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि विपरीत हालात साबित नहीं कर दिए जाते तो आप मान के चलोगे कि सम्मन्स की सर्विस हो गई है जैसे ही वह कोर्ट में घोषणा लगती है, एक एफिडेविट लगता है, ठीक है। अब 68 का 2, द एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन, जो शपथनामा मेंशन किया है इस सेक्शन के अंतर्गत, मे बी अटैच टू द डुप्लीकेट, उस एफिडेविट को शपथनामे को किसके साथ अटैच कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा डुप्लीकेट सम्मन के साथ। और कौन जोड़ेगा? जो उस अदालत का जिस अदालत को 67 में जिस अदालत को सम्मन भेजे गए थे कि वो व्यक्ति जिसको सम्मन सर्व होने में दूसरी अदालत की जुरिडिक्शन में रहता है, तो ऑब्वियसली शपथनामा कौन अटैच करके भेजेगा डुप्लीकेट के साथ? वह सर्विंग ऑफिसर ही तो भेजेगा। ऑफ द सम्मन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट, और वह रिटर्न हो गए हैं कोर्ट में जिसने सम्मन किए थे, तो भी डिक्लेरेशन हो जाएगी, तो भी ये गुड सर्विस मानी जाएगी, ठीक है। अब हमारा 68 पूरा। अब सेक्शन 69, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, अब सर्विस सम्मन्स की किसको होगी? गवाह को होगी, और किस द्वारा होगी? डाक द्वारा होगी। 69 का 1, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, जो ऊपर वाले सेक्शंस में दिया गया है इस चैप्टर के, भूल जाइए, अब यह पढ़िए। अ कोर्ट इशूइंग अ समन टू अ विटनेस, जब एक अदालत इशू करती है समन्स किसको? गवाह को। मे इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली, या तो ऊपर जाकर एक कदम ऊपर जाकर या साइमल्टेनियसली या साथ में क्या कर देगी? विद द इशू ऑफ सच सम्मन, ऐसे सम्मन जो गवाह को सम्मन जाते हैं उसके साथ साथ क्या कर देगी? डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द सम्मन्स टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि जब मैं तो सम्मन भेज रहा हूँ, लेकिन एक जो उसको कंप्लेनेंट को बोल देगी कि तो आप भी एक डाक के द्वारा एक सम्मन भेज दीजिए, एड्रेस कर दीजिए उस गवाह को जिसको ये जाने हैं, तो इसको बोलते हैं RPAD, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द विटनेस एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स, और कहाँ पर वो RPAD कहाँ पे जाएगी? उस गवाह को जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिजाइड्स आमतौर पर रहता है और कैरीज ऑन बिजनेस, या आमतौर पर व्यापार चलाता है और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या अपने फायदे के लिए काम करता है, तो वहाँ भी उसकी RPAD हो जाएगी उस गवाह के पास, उस विटनेस के पास। अब 69 का 2,
व्हेन एन एक्नोलिजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइन बाय विटनेस, जब एक एक्नोलिजमेंट कोर्ट को रिसीव हो जाती है कि ये विटनेस ने गवाह ने साइन करी है, और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय पोस्टल एम्प्लॉय, या फिर एक एंडोर्समेंट एक पोस्टल एम्प्लॉय डाक के एम्प्लॉय डाक करके किसी एम्प्लॉय ने वो एंडोर्समेंट करिए कि क्या डेट द विटनेस रेफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द सम्मन्स, की गवाह ने मना कर दिया कि मैं इस सम्मन की डिलीवरी नहीं ले रहा, मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा, हैज़ बीन रिसीव्ड, और यह कोर्ट में रिसीव हो जाती है कि उसने यह कहा है गवाह ने, द कोर्ट इशूइंग द सम्मन्स में डिक्लेयर दैट द सम्मन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, और जिस कोर्ट ने फिर गवाह को विटनेस को सम्मन काटे थे तो वह यह घोषणा कर देगी कि गवाह को सम्मन सर्व्ड हो चुके हैं, उसको ड्यूली सर्व्ड हो चुकी है, अच्छी तरह से उसको सर्विस हो चुकी है। ये 69 का 2 हो गया। ये आ सकता है राजस्थान के प्री में या अदर कोई भी अगर वो एग्जाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाले चैप्टर 6 के 61 से लेकर 90 तक। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6, जो वारंट ऑफ अरेस्ट की गिरफ्तारी के वारंट कैसे निकलते हैं। अब सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, क्या फॉर्म रहेगी वारंट की और कैसे गिरफ्तारी की जाएगी उस वारंट से, और कैसे क्या डिटेंशन होगा वारंट एग्जीक्यूट होने के बाद। तो 70 का 1, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट, हर एक वारंट किसका गिरफ्तारी का, इशूड बाय कोर्ट, किस द्वारा इशू होता है, एक अदालत द्वारा, अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, और इस कोड के तहत इशू होगा एक वारंट ऑफ अरेस्ट, और कैसे होगा, लिखित में होगा, राइटिंग में होगा, साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस पर हस्ताक्षर होंगे किसके, उस मजिस्ट्रेट साहब के, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वारंट काट रहा है, एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उस वारंट पर क्या लगेगी, अदालत की मोहर लगेगी। ठीक है, इसमें कोई और ऑफिसर को ऑथराइज नहीं कर रहा भाई, सीधी बात है, वारंट तो मजिस्ट्रेट साहब ही काटेंगे। ठीक है, कोई ऑफिसर उसका एलमत क्रिमिनल एलमत वारंट नहीं काट सकता। अब 70 का 2, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, हर एक वारंट फोर्स में रहेगा, जब तक फोर्स में रहेगा, अनटिल इट इज कैंसिल, जब तक कि उसको रद्द नहीं कर दिया जाता, खारिज नहीं कर दिया जाता, कैंसिल नहीं कर दिया जाता, किस द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, बाय द कोर्ट विच इशूड इट, और उसी अदालत द्वारा जो कि जिसने वह वारंट इशू किया था, और अनटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, जब तक या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता वारंट, तो वह फोर्स में रहेगा, वह बना रहेगा, वह एक्टिव में रहेगा। तो ये 70 हो गया हमारा। सेक्शन 71 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बेकन, शक्ति निर्देश देने की, अदालत शक्ति दे देगा किसको, ऑफिसर को, कि तुम वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने जाओ तो सिक्योरिटी ले लेना, आप रकम ले लेना। तो ये 71 बताते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 71 का 1, एनी कोर्ट इशूइंग का वारंट, जो कोई भी अदालत वारंट इशू करती है फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसके लिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, मे इन इट्स डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, क्या, डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट डेट, निर्देश दे देगी, एंडोर्समेंट कर देगी वारंट पे कि क्या करोगे आप, जो वारंट को एग्जीक्यूट करोगे आप क्या करोगे। इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ वारंट, अगर वह व्यक्ति जिसके लिए वारंट काटा गया है वह एक मुचलका एग्जीक्यूट कर देता है, विद सफिशिएंट सिक्योरिटीज, और उचित सिक्योरिटीज उचित वारंटी के साथ कर देता है, फॉर इज अटेंडेंस, और क्यों करता है वो मुचलके में, क्यों आता है वह व्यक्ति, कि मैं अपनी हाजिरी दे दूंगा, कहाँ, अदालत में दे दूंगा, बिफोर द कोर्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम, और उस किसके सामने दे दूंगा, अदालत के सामने दे दूंगा, और जो मेरे को आप समय बताओगे उस टाइम में हाजिरी दे दूंगा, एंड देयर आफ्टर अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, और उसके बाद क्या होगा, वह सर्विंग ऑफिसर जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफिसर क्या करेगा, अगर अदालत ने कुछ निर्देश दे रखे तो उसको फॉलो करेगा, वरना वो क्या करेगा, द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड, जो ऑफिसर है जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसको निर्देश दिए हुए एग्जीक्यूट करने के, शैल टेक सच सिक्योरिटी एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, तो उस व्यक्ति से मुचलके की सिक्योरिटी ले ली जाएगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको वहीं की वहीं रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि मुचलका भर देता है। ये 71 का 71 का 1 हो गया। 71 का 2, द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, तो अब वो एंडोर्समेंट क्या बताएगी, जो वारंट पे जज साहब ने लिखी होगी, एंडोर्समेंट क्या बताएगी, ए द नंबर ऑफ शॉर्टीज, कि उस व्यक्ति से जिसको आप गिरफ्तार करने वाले हो, गिरफ्तारी का वारंट जिसके लिए है, उससे आप कितनी नंबर ऑफ शॉर्टीज लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, कितनी लोगे। बी द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन्स फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड, अब उस शॉर्टीज का अमाउंट भी आप लिखोगे, वारंट पे जज साहब लिखवाएंगे, और वह व्यक्ति उसका नाम लिखवाएंगे जिसके लिए वह उस व्यक्ति से किस व्यक्ति से यह शॉर्टी लेनी है वह भी लिखवाएंगे, आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, और कौन कौन व्यक्ति शॉर्टी देगा मुचलके की और कौन कौन बाध्य है देने के लिए इस वारंट के अंतर्गत। अब 2 का सी, द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और समय लिखा जाएगा उस वारंट पर, एंडोर्समेंट होगी, जज साहब करेंगे कि किस समय जो व्यक्ति मुचलका भरेगा उसको किस समय अदालत में हाजिरी देनी है, तो ये हो जाएगा। अब 71 का 3, 71 का सबसेक्शन 3,
वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन, जब कभी भी सिक्योरिटी ली जाती है, मुचलका ली जाता है, किस व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, किस व्यक्ति से लिया जाता है जिसका कि वारंट एग्जीक्यूट होने वाला था, पर अदालत ने एंडोर्समेंट करी हुई थी कि भाई अगर गिरफ्तार नहीं करते तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो मुचलका दे देगा तो उसको छोड़ देना। तो कह रहा है वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन, जब कभी सिक्योरिटी ली जाती है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन 71 के तहत 71 के तहत, द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड, जिस ऑफिसर को वह वारंट एग्जीक्यूट करा, जिसको डायरेक्ट जिसको निर्देश दिए गए हैं, शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। अब उसने जो बॉन्ड लिया है उस अपराधी से जिसका वारंट काटा गया था, वो उस बॉन्ड को कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, अदालत में पहुंचा देगा जिसने वारंट काटा था। तो ये हमारा सेक्शन 71 हुआ, इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब सेक्शन 72, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, अब किसको वारंट के निर्देश दिए जाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, 72 का 72 का सब सेक्शन 1, अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू 1, तो एक वारंट ऑफ अरेस्ट, एक वारंट गिरफ्तारी का आमतौर पर किसको निर्देशित किया जाएगा, टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी को या उससे ज़्यादा भी पुलिसकर्मी को करा जा सकता है डायरेक्टेड। बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में, पर अदालत जो इशू कर रही है वारंट को, वो क्या करेगी, में उसकी डिस्क्रिप्शन है। इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी, अगर उस वारंट की तुरंत हाल ही फिलहाल में एग्जीक्यूशन जरूरी है तो क्या करेगी, एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, और कोई पुलिसकर्मी हाल फिलहाल में अवेलेबल नहीं है जज साहब के पास, तो क्या होगा, डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, या फिर उस वारंट को किसको निर्देशित कर दिया जाएगा कि कोई आम व्यक्ति या आम व्यक्तियाँ, बहुत सारे व्यक्ति भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम, और फिर वह व्यक्ति और वह व्यक्तियाँ, बहुत सारे व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करेंगे, किसको, वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा हुआ सेक्शन 72 का सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2, When a warrant is directed to more officers or persons than one, या तो वारंट डायरेक्ट निर्देशित किया जाएगा एक पुलिसकर्मी को या एक से ज़्यादा पुलिसकर्मी को, या एक प्राइवेट व्यक्ति को या एक से ज़्यादा प्राइवेट व्यक्ति, तो क्या होगा, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल, तो या तो उस व्यक्ति को पकड़ने, वारंट को उस व्यक्ति को पकड़ने सभी चले जाएंगे, वह पुलिसकर्मी भी चले जाएंगे, वह प्राइवेट व्यक्ति भी चले जाएंगे, और वह एनी वन और मोर ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चले जाएगा। वो डिसाइड कर लेंगे किसको जाना है, इतने सारे व्यक्ति क्यों जाएं, तो एक पुलिसकर्मी चला जाएगा या कोई भी आम व्यक्ति एक चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा 72 का दोनों सेक्शन, हमारा 72 कंप्लीट। अब 73, वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, अब वारंट निर्देशित हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो 73 का 1, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, CGM साहब और JMIC साहब, मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन, डायरेक्ट कर देंगे एक वारंट किसी भी व्यक्ति को विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, और वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उस मजिस्ट्रेट साहब या CGM साहब की लोकल क्षेत्रफल में रहता है। फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, और किसके लिए वो वारंट काटा गया है, एक एस्केप्ड कन्विक्ट है, एक भागा हुआ दोषी, एक भागा हुआ जो सजा प्राप्ति है जो दोषी, उसके लिए है, उसको पकड़ने के लिए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या PO को, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचता घूम रहा है, एस्केप हुआ घूम रहा है, एवेड कर रहा है अरेस्ट को, तो उसके लिए भी किसी व्यक्ति को एक वारंट निर्देशित किया जा सकता है। और ऑफ एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस, या किसी भी व्यक्ति को वह वारंट, एक व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है वारंट देकर कि जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस का एक अपराधी है उसको पकड़ करके लाओ, ये रहा वारंट ऑफ अरेस्ट, और जाइए आप, इज एवेडिंग अरेस्ट, और वो क्या कर रहा है, गिरफ्तारी को टाल रहा है। तो 73 के 1 में CGM साहब और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब किसी भी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 73 का सब सेक्शन 2, सच पर्सन शैल एक्नोलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, तो ऐसा व्यक्ति जिसको वारंट दिया जाएगा वो एक्नोलेज करेगा उस स्लिप पे वारंट की क्या, एंड शैल एग्जीक्यूट इफ इट द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड, और एग्जीक्यूट करेगा कि जिसके अरेस्ट के लिए वह वारंट काटा गया था, इज इन और एंटर जोन, या वो कहीं पर घुस जाता है वो व्यक्ति जो गिरफ्तारी जिसकी होनी है, एंटर जोन, या फिर कहीं पे एंट्री ले लेता है, एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, और वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्देशित किया गया है वो कहीं भी घुस जाएगा उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि उसके चार्ज में है, जो कि घुस सकता है वो। अब 73 का सब सेक्शन 3, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक वारंट काटा गया था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, पहले उस गिरफ्तारी व्यक्ति को एक पुलिस थाने में, एक पुलिस कर्मी के आगे भेज दिया जाएगा। हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्देशित हुए थे वही पुलिस ऑफिसर उसको कहाँ लेके जाएगा, वही व्यक्ति उसको कहाँ लेके जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाएगा, जो कि मजिस्ट्रेट साहब है जिसने वारंट काटा था उसी के सामने लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71, अन्यथा तब नहीं लेके जाएगा अगर सेक्शन 71 में सिक्योरिटी लेने के ऑर्डर कर रखे थे मजिस्ट्रेट साहब ने, एंडोर्समेंट कर रखी थी, तो नहीं लेके जाएगा पुलिस ऑफिसर के सामने भी, और ना ही तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो उसको छोड़ दिया जाएगा सिक्योरिटी लेकर। तो ये हमारा वो सेक्शन 73। हम पढ़ेंगे सेक्शन 74
वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब वारंट किसको निर्देशित किए गए हैं? एक पुलिसकर्मी को, सिर्फ पुलिसकर्मी को बता रहा है। अब वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर, अब वारंट डायरेक्ट हुआ है, वारंट का निर्देश किसको दिया गया है कि एग्जीक्यूट करने के लिए? किसी भी पुलिसकर्मी को, बीट बी ए कांस्टेबल, बीट बी ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, किसी भी पुलिसकर्मी को, मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। तो वह वारंट उस वारंट को कोई और अन्य पुलिसकर्मी भी एग्जीक्यूट कर सकता है। यह बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि अगर ए पुलिसकर्मी को मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि तुम ही करोगे, तो वह वारंट बी पुलिसकर्मी, सी पुलिसकर्मी, डी पुलिसकर्मी, ई पुलिसकर्मी, एफ पुलिसकर्मी, जी पुलिसकर्मी कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। और उनका नेम बी सी डी ई एफ जी एच का नेम कौन एंडोर्स करेगा उस वारंट पे? वह ए पुलिसकर्मी, जिसको मजिस्ट्रेट ने साफ साफ बोला होगा कि आप करोगे इसे एंडोर्स। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलता है? सीधा सीधा बोलता है, वारंट जब काटता है कि यह वारंट सेक्टर 12 पुलिस स्टेशन जो द्वारका का एसएचओ है उसको दिया जाता है। लेकिन एसएचओ क्या किसी मुलजिम को पकड़ने जाता है जिसका वारंट कटा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं जाता। वो बोल देता है किसी हेड कांस्टेबल को, वो बोल देता है किसी एएसआई को, वो बोल देता है किसी कांस्टेबल को, उसका नाम उस वारंट पे लिख देता है, हेड कांस्टेबल को या कांस्टेबल का या एएसआई का, कि तुम अब इस व्यक्ति को पकड़ के लेगाओ, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ। तो ये सेक्शन 74 उसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अब भाई नोटिफिकेशन दी जाएगी कि वारंट पे क्या सब्सटेंस लिखी हुई है, क्या मैटर लिखा हुआ है, किसको दी जाएगी? ऑब्वियसली जिसको गिरफ्तार करने गए हैं उसको दी जाएगी। अब देखिए, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई और अन्य व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है एक वारंट को, और वो वारंट किसका है? गिरफ्तारी का वारंट है। शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ, जैसे कि उस वारंट पर सब्सटेंस लिखी हुई है, हु बहू उस सब्सटेंस को, उस कंटेंट को किसको बताएगा? टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को बताएगा कि भाई यह इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी उसको पढ़कर सुनाएगा, नोटिफिकेशन देगा उसकी। एंड इफ सो रिक्वायर्ड, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे उत्पन्न हो रहे हैं, शैल शो हिम द वारंट, तो उस गिरफ्तारित व्यक्ति को वारंट भी दिखा दिया जाएगा, तभी उसका अरेस्ट होगा। पर ऐसा कौन ही पुलिस वाला करता है? तुरंत जाते हैं, रेड मारते हैं, बिना घर में भी ऐसे घुस जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं जिसका वारंट उन्हें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कोई भी नहीं बताता क्या सब्सटेंस लिखी हुई, क्या लिखा हुआ, कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं बताता, इतने अच्छे नहीं होते हैं ये। अब सेक्शन 76 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रोट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, जिस व्यक्ति को वारंट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो उसको अदालत के समक्ष लाया जाएगा, और विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। सेक्शन 76 द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, या तो कोई पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति जो क्या कर रहा है? एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट, और वो पुलिसकर्मी और प्राइवेट व्यक्ति ने क्या किया है? एक गिरफ्तारी के वारंट को एग्जीक्यूट किया है, उसको फुलफिल किया है। और शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 71 और एज टू सिक्योरिटी, देखो सेक्शन 71 के प्रोविजन की सब रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एंडोर्समेंट ऐसी हुई है जज साहब के द्वारा कि सिक्योरिटी ले लेना, फिर उसको वहीं पे छोड़ देना, तो उसको तो मानना पड़ेगा। आगे बढ़िए, विदाउट अननेसेसरी डिले, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिना किसी देरी के, डिले के। ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर whom which he is required by law to produce such person। अब वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को, गिरफ्तारित व्यक्ति को कहाँ लेके आएगा? उस कोर्ट के समक्ष लेके आएगा, उस कोर्ट के समक्ष लेके आएगा विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि कानून उसे कहता है उस पुलिसकर्मी को या उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति को, गिरफ्तारित व्यक्ति को उस कोर्ट के समक्ष लेके जाओ, टू प्रोड्यूस सच पर्सन, की उस गिरफ्तारित व्यक्ति को प्रोड्यूस करो, उसकी हाजिरी दो उस कोर्ट के सामने, ठीक है। अब 76 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड सच डिले शैल नोट, बताया गया है कि ऐसी देरी शैल नोट क्या नहीं होगी? मैंडेटरी इन एनी केस, किसी भी हालात में एक्सीड 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जो गिरफ्तारित व्यक्ति की कस्टडी है, ठीक है। वो डिले है जो, जैसे गिरफ्तारित व्यक्ति को आज की तारीख में, आज क्या तारीख है? आज शायद 11 तारीख है, 11 तारीख को दोपहर के 12 बजे गिरफ्तार कर लिया था। तो कह रहा है किसी भी हालात में 12 तारीख के दोपहर के 12 बजे तक एक्सीड नहीं होगी वह गिरफ्तारित व्यक्ति की कस्टडी, ठीक है, ये कह रहा है। इतना डिले नहीं होगा मजिस्ट्रेट साहब के आगे एक्सक्लूसिव द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, पर वही आने जाने का जो गाड़ी उड़ी से उस गिरफ्तारी व्यक्ति को लाया गया तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा वो टाइम जर्नी का। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, और कहाँ से एक्सक्लूड होगा? जिस जगह से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोर्ट सिचुएटेड है जिसने की वारंट काटा था, ठीक है। अब सेक्शन 76 के प्रोविजन भी हो गया। अब सेक्शन 77 वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, वारंट को कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ फुलफिल करेंगे, कहाँ उस अपराधी को पकड़ेंगे और पूरे भारतवर्ष में कहाँ एग्जीक्यूट होगा, तो यही 77 होता है। अब वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, एक गिरफ्तारी का वारंट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक पुलिसकर्मी या एक प्राइवेट व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, एट एनी प्लेस इन इंडिया, चाहे जम्मू कश्मीर में करिए, चाहे तमिलनाडु में करिए, चाहे रामेश्वरम में करिए, चाहे मिजोरम में करिए, चाहे महाराष्ट्र में करिए, कहीं भी कर सकते हैं। अगर गुड़गांव के मजिस्ट्रेट साहब ने कोई वारंट निकाला हुआ है और एक पुलिसकर्मी को उसको डायरेक्शन दी हुई है कि इस वारंट को एग्जीक्यूट करिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति को दी हुई है, तो वह उस वारंट को ले जाकर
चाहे वह अपराधी कहाँ छुपा है, उसको लीड मिलती है कि अपराधी तमिलनाडु में छुपा है, तो उस वारंट को ले जाकर उसको तमिलनाडु में भी पकड़ सकते हैं। अगर उसको ज़रूरत लगती है कि भाई 24 घंटे में गुड़गांव पहुंच जाऊंगा और इसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस कर दूंगा, तो वो वहाँ से चलेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा जर्नी का टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको लेके सीधा सीधा आएगा गुड़गांव तमिलनाडु से। ठीक है। अब सेक्शन 78, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन। एक वारंट को फॉरवर्ड किया गया है कहाँ, एक क्षेत्रफल से दूसरे क्षेत्रफल में। ठीक है। अब ये 78 का 1, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जब एक वारंट को एग्जीक्यूट करना है लोकल क्षेत्रफल, जो मजिस्ट्रेट का लोकल क्षेत्रफल है उससे भी आगे की, लेकिन जहाँ उसका क्षेत्रफल नहीं है, तो कह रहा है इशूइंग इट। और जो वारंट को जो कोर्ट इशू कर रहा है उसका क्षेत्रफल नहीं है, पर जो अपराधी जिसको गिरफ्तार करना है वो किसी दूसरे क्षेत्रफल में रहता है, तो क्या रहा है, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर। तो ऐसा कोर्ट जो वारंट इशू कर रहा है वो क्या करेगा, वो पुलिस ऑफिसर को निर्देश नहीं देगा, तो किसको देगा, विद इन इट्स जुडिक्शन फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो क्या करेगा, वह मजिस्ट्रेट जो वारंट इशू कर रहा है, जिस जिले में वह अपराधी रहता है जिसको गिरफ्तार करना है एक वारंट के द्वारा, उस जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के उस जिले के उनको फॉरवर्ड कर देगा डाक के द्वारा यह वारंट ऑफ अरेस्ट। तो कह रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुडिक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। और उस एरिया के लोकल लिमिट्स के ईएम के पास, डीएम के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, जिसमें कि वह वारंट एग्जीक्यूट होना है। तो मान के चलिए गुड़गांव को मजिस्ट्रेट को खबर मिल जाती है कि एक अपराधी जिसको कि गिरफ्तार करना है वह महाराष्ट्र में रहता है, तो सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 में क्या ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के पास कि पुलिसकर्मी को महाराष्ट्र नहीं भेजेगा। महाराष्ट्र के जिस एरिया में उसको लीड मिलती है कि वह अपराधी रहता है, मान के चलिए वह धारावी में रहता है, तो धारावी एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएम या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को वह वारंट दे दिया जाएगा, डाक द्वारा भेज दिया जाएगा, तो वो ही उसे एग्जीक्यूट करेंगे। आगे कह रहा है and the executive magistrate और district superintendent और commissioner shall endorse his name thereon। और फिर वो किसने वह वारंट प्राप्त किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने किया, ईएम ने किया, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ने किया, वो अपना एंडोर्स करेंगे उस वारंट पे, अपना नेम एंडोर्स करेंगे कि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। शैल एंड इफ प्रैक्टिकेबल कोज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयर प्रोवाइडेड। जो ऊपर मैनर बताए गए हैं उसके द्वारा ही वो तीनों अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट साहब निर्देश, मतलब उसका नाम तो लिख रहे थे ऑर्डर में डाक की तरफ, तो बस भेज तो रहे थे, पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे वारंट को। अरे भाई जिला अधिकारी साहब वो एक अपराधी को पकड़ने जाएंगे क्या, वो आईएएस साहब हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर है, तो वो पकड़ने नहीं जाएंगे, वो तो सीपी को बोलेंगे, एसपी को बोलेंगे या ईएम को बोल देंगे ज़्यादा, तो खुद थोड़ी जाएंगे आईएएस ऑफिसर। अब 78 का सबसेक्शन 2, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में अभी जो इशू करा था एक अदालत ने वारंट, वो शैल फॉरवर्ड उसको आगे भेज देंगे अलोंग विद द वारंट। और किसके साथ, एक वारंट के साथ, उस वारंट को अलोंग विद एक वारंट के साथ कहाँ भेज देंगे, द सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड। कि भाई क्या जानकारी है उस व्यक्ति के बारे में जिसको गिरफ्तार किया जाना, उसकी जानकारी भेज देंगे किसके साथ, उस वारंट के साथ लिख कर। टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट, अगर कोई दस्तावेज भी लगाना है उसकी गिरफ्तारी से संबंधित, उस दस्तावेज को भी भेज देंगे। तो मान के चलिए भाई वारंट के साथ एफआईआर की कॉपी भेज दी, वारंट के साथ कुछ और भेज दिया मजिस्ट्रेट साहब ने, तो भेज सकते हैं। इफ एनी अगर कुछ भेजना चाहते तो एज में बी सफिशिएंट टू एनेबल द कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 81 टू डिसाइड वेदर बेल शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द पर्सन। तो कह रहा है अगर ईएम साहब, सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट साहब या कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब उसे पकड़ लेते उस अपराधी को अपनी कोर्ट के जुरिडिक्शन में, वहाँ पे दूसरी कोर्ट में, तो वो व्यक्ति वहाँ उसको, तो वो ईएम साहब या वो जो सुपरिटेंडेंट साहब है वो उसको अपनी लोकल अदालत में भी पेश कर सकते हैं। हालांकि उसने कांड किया है, हालांकि उसने अपराध किया था गुड़गांव जुरिडिक्शन में, पर वो डीएम साहब या ईएम साहब उनको महाराष्ट्र की कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। और वो जो बेल वगैरह के जो निर्देश हैं वो जो 81 में दिए हुए, 81 में दिए हुए हैं, वो देखना पड़ेगा उस अदालत को जो कि उसे बेल, उसकी बेल देखेगा। ठीक है। तो सेक्शन अब 80 पढ़ेंगे हम, सेक्शन 80। इसके बाद हमारे 10 सेक्शन रह जाएंगे। आज हम 90 तक करेंगे इस सीरीज़ में, फिर धीरे धीरे करके करेंगे। अब तक आराम से हो जाएगी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई देखो समझना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन से समझा रहा हूँ, डिटेल से समझा रहा हूँ, हर एक पार्ट को अच्छी तरह समझा रहा हूँ। पहले खुद टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, सेक्शन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में बता रहा हूँ। इससे अच्छी तरह कोई नहीं समझा सकता, बिलीव मी। सेक्शन 80, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अब क्या प्रक्रिया रहेगी गिरफ्तारी की उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध वारंट इशू किया गया है, ये 80 बोलता है। वेर अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड, जब एक वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो क्या होगा, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, और वह कहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, जिले के बाहर,
इन विच इट वॉज इशूड, उस जिले के बाहर जिसमें वह इशू हुआ था, और दूसरे जिले में एग्जीक्यूट होता है। जैसे गुड़गांव में इशू हुआ था तो वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, रेवाड़ी में हुआ। तो अलग अलग जिले हो गए ना। तो ये कह रहा है द पर्सन अरेस्टेड शैल, जो उस पर्सन को गिरफ्तार किया गया, शैल अमेंडेड, क्या करना पड़ेगा उसके साथ, अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। एक्सेप्शन क्या है, अगर जिस कोर्ट ने, गुड़गांव वाली कोर्ट ने जब वारंट काटा था और वो रेवाड़ी में एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो रेवाड़ी की जगह गुड़गांव से 30 किलोमीटर के एरिया में, तो क्या होगा, ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और नियर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर वो जिसमें रेवाड़ी में अरेस्ट हुआ था उसकी मजिस्ट्रेट कोर्ट से पहले उसके पास कौन से कोर्ट है उसके एरिया में जिसमें गिरफ्तारी हुई थी, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कोर्ट है, किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस का कोर्ट है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुडिक्शन द अरेस्ट और मेयर, जहाँ पे रेवाड़ी में उसकी गिरफ्तारी हुई थी एक व्यक्ति की, उस अपराधी की जिसको वारंट, और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71, या उन जिसने वारंट को एग्जीक्यूट किया रेवाड़ी में, जिस ऑफिसर ने, उसे सेक्शन 71 के सेक्शन 71 के अंतर्गत मुचलका भरवा ली गया, सिक्योरिटी ले ली गई। तो कह रहा है वी टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर। तो कह रहा है वो पुलिसकर्मी फिर इस कोर्ट में, गुड़गांव वाली कोर्ट में नहीं लेके आएगा उसे, फिर सीधा रेवाड़ी के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ले जाएगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाएगा, और फिर वो देखेंगे क्या करना है। वो सेक्शन 81 बताता है वो क्या करेंगे। अब देखिए 81, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रोट। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस का क्या प्रक्रिया निभाएंगे जब रेवाड़ी में वह व्यक्ति, एग्जाम्पल है रेवाड़ी वाला, जिस व्यक्ति के लिए वारंट एग्जीक्यूट करने थे वह व्यक्ति रेवाड़ी में पकड़ा जाता है, और गुड़गांव रेवाड़ी से कम 50 किलोमीटर है, तो अब वो ला नहीं सकते क्योंकि 30 किलोमीटर की लिमिट दे रखी है हमारे लेजिस्लेचर ने। अब तो वो क्या करेंगे, जब वहाँ पर पेश कर दिया उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करा, तो कह रहा है 81 का 1, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी साहब या सीपी साहब क्या करेंगे, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड अ वारंट, वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया वह व्यक्ति वही है जो जिस अदालत ने वारंट काटे थे, जिसकी गिरफ्तारी मांगी थी, वह व्यक्ति वही है। उनको पता लग जाता है भाई यही व्यक्ति है, ओके व्यक्ति है, जेन्युइन व्यक्ति यही है। डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट, तो उसको डायरेक्शन दे देंगे उस पुलिसकर्मी को जिसने वारंट एग्जीक्यूट किया है कि इसको कस्टडी में कहाँ लेके जाया जाए, गुड़गांव कोर्ट में लेके जाया जाए, ये कर देंगे। अब प्रोवाइड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, बताया गया है अगर वह वारंट काटा हुआ ऑफेंस बेलेबल है, जिसमें जमानत मिल सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट, एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल, और वो गिरफ्तारित व्यक्ति तैयार है कि मैं बेल दे दूंगा, अपनी जमानत लेने के लिए रेडी हूँ, और क्या करता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट, और जितनी की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सेटिस्फैक्शन है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की सेटिस्फैक्शन, सीपी साहब की सेटिस्फैक्शन है, वो उस शर्तों पर रेडी हो जाता है वो गिरफ्तारित व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस में। तो कह रहा है और डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स अंडर सेक्शन 71, या फिर जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट काटे थे, वारंट अरेस्ट के वारंट काटे थे, उसने सेक्शन 71 में कोई एंडोर्समेंट लिख रहा था कि कितनी सिक्योरिटी लेनी है, तो ऑन द वारंट एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय सच डायरेक्शन, और वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है बेलेबल ऑफेंस में वह रेडी भी है सेक्शन 71 में जितनी मजिस्ट्रेट साहब ने सिक्योरिटी लिखी हुई थी मुचलके की वो देने के लिए। तो कह रहा है द मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं, ईएम साहब हैं, एसपी साहब और सीपी साहब हैं, शैल टेक सच बेल और सिक्योरिटी, तो उसको बेल दे देंगे और ऐसी सिक्योरिटी उससे ले लेंगे, मुचलका ले लेंगे एज द केस में भी जैसा मुकदमा, एंड फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट, और जो उससे बॉन्ड लेंगे, मुचलका लेंगे, वो गुड़गांव वाली अदालत को फॉरवर्ड कर देंगे। ये सीधा सीधा हमारा 81 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजर बोल रहा है। अब प्रोवाइजर 2, 81 के सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजर 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल वन, बताया गया अगर जो जिसमें गिरफ्तारी हुई है उस व्यक्ति की वह अपराध उसने कौन सा किया हुआ, नॉन बेलेबल किया हुआ, तो बोल रहा है इट शैल बी लॉफुल टू द फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो यह बिल्कुल कानूनन सही होगा किसके लिए, सीजीएम साहब के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 437, भाई 437 का सब्जेक्ट रहना पड़ेगा। अगर सीजीएम साहब के सामने किसी उसके घर वाले ने बेल लगा दी तो उसको तो वहीं पे एंटरटेन करना पड़ेगा, वरना क्या करेगा, और द सेशन जज, या फिर सेशन जज के पास भी पावर है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले की, रेवाड़ी जिले की, इन विच द अरेस्ट इज मेड, जहाँ पे अरेस्ट हुई है, ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, की भाई जो जानकारी है, जो मैटर की जो सब्सटेंस की जानकारी है उसको कंसिडरेशन मतलब उसको साझा करेंगे, अपने विरुद्ध देखेंगे, एंड द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2, और जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो एफआईआर की कॉपी भिजवाई थी 78 के 2 में जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे, टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, और डिसाइड करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो 437 में वो एप्लीकेशन लगाएगा कि इसको रिलीज करना है नहीं करना है। तो पूरी किसकी पावर रहेगी, सीजीएम साहब की रहेगी और सेशन जज की रहेगी, डीजे साहब की रहेगी। अब सेक्शन 81 का सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71,
कुछ भी मत सोच लेना कि सेक्शन 71 में वह पुलिसकर्मी जिसको वारंट के लिए एग्जीक्यूट वारंट के लिए भेजा गया निर्देश दिए गए हैं कि वो सिक्योरिटी नहीं ले सकता है बिल्कुल। जो सेक्शन 71 में 71 में दी गई है वो भी पुलिसकर्मी भी सिक्योरिटी ले सकता है, ठीक है, ये जिसको कि निर्देश दिए गए थे सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आज का हमारा सीरीज का लास्ट पार्ट रहने वाला है। सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 90 तक हम पढ़ेंगे, हमारे 8 सेक्शन रह गए हैं। अब पढ़ेंगे प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। अब सारे घोड़े दुराली मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस वाले घूम लिए, पर वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया जिसका वारंट काटा था, जिसको सम्मन भेजा गया था। अब उसकी प्रोक्लेमेशन निकलेगी, अब उसका इश्तिहार निकलेगा क्या कि वह व्यक्ति भाग गया है। तो 82 की सेक्शन 82 CRPC की हेडिंग क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। एक व्यक्ति की प्रोक्लेमेशन, उसका इश्तिहार निकलेगा कि वह व्यक्ति भाग गया है, वह भगोड़ा हो गया है। अब 82 का 1, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, अगर किसी अदालत को यकीन करने के कारण है, वेदर आफ्टर ट्रेकिंग एविडेंस और नोट, जब वह उस केस में गवाही ले लेता है या नहीं लेता कोई फर्क नहीं पड़ता। डैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ वारंट हैज बीन इशूड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध एक वारंट काटा गया था उसके द्वारा बाय इट हैज अब्सकॉन्डेड, या तो वो भाग चुका है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या अपने आप को छुपा रहा है, सो डैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ताकि जो मजिस्ट्रेट सामने वारंट करता है उसको एग्जीक्यूट ना किया जा सके। सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। अब वो कोर्ट जिसने की वारंट काटा था वो ही रिटन प्रोक्लेमेशन, एक लिखित इश्तिहार निकालेगी, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस। उस लिखित इश्तिहार में क्या लिखेगी कि उसको मांगेगी कि तुम जो मैं जगह लिख रहा हूँ, प्लेस लिख रहा हूँ, उस पर आ जाना, अपनी हाजिरी दे देना, एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम, और जो इसमें इश्तिहार में मैं समय लिख रहा हूँ उस समय पे आ जाना, नॉट लेस देन 30 डेज, और 30 दिन से पहले, 30 डेज से पहले आ जाना। प्री का क्वेश्चन, 30 डेज से पहले उस प्लेस पे और उस समय पे आ जाना। कौन? वह व्यक्ति जिसके लिए वारंट निकाला गया था। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन सच प्रोक्लेमेशन, और कब से 30 डेज कैलकुलेट होंगे? उस दिनांक से जब से वह प्रोक्लेमेशन निकली थी, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं, पीओ की प्रोसीडिंग ऐसे चलती है। अब 82 का सबसेक्शन 1 हो गया, 82 का सबसेक्शन 2, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलो। तो अब वो इश्तिहार को पब्लिश छापा कैसे जाएगा? अब नीचे 2 तरीके दिए गए, ऐसे छापा जाएगा। अब 82 का सबसेक्शन 2 का सब हेड 1 का क्लोज ए, इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। उस इश्तिहार को जो मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा है उसको पढ़ा जाएगा, उसको मौखिक रूप से पढ़ा जाएगा। और कहाँ पढ़ा जाएगा? शहर के बीचों बीच, जहाँ लोग बाग आते जाते हैं, कॉन्स्पिशियस जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और विलेज या किसी कॉन्स्पिशियस गांव के बीच में उसको पढ़ा जाएगा पब्लिकली, जहाँ पे लोग इकट्ठा है वहाँ पे। इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, और वहाँ भी पढ़ा जाएगा जहाँ व्यक्ति जिसको वारंट काटा गया था वो आमतौर पर रहता है। अब भी इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट, या फिर वो उस पब्लिकेशन को, उस प्रोक्लेमेशन को कहीं चिपकाया जाएगा, कहीं चस्पा किया जाएगा। कहाँ चस्पा किया जाएगा? कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, जिस व्यक्ति को वारंट काटा गया था पर वो नहीं आ रहा है, अब्सकॉन्ड कर रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, जहाँ पर वो आमतौर पर रहता था, और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, जिस आमतौर पर वह जिस शहर में रहता था आमतौर पर उस जगह पर दिख जाए जहाँ पर वो आसानी से दिख जाएगा वह पब्लिकेशन, वह प्रोक्लेमेशन, और उस गांव में भी चिपकाया जा सकता है, चस्पा किया जा सकता है। ये भी हो गया। अब सी, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, जो कोर्ट का परिसर होगा, अदालत का परिसर होगा, उसमें वह पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन की कॉपी, एक नकल कहाँ चिपकाई जाएगी, कहाँ चस्पा की जाएगी? कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, एक कोर्ट हाउस जो कि अदालत का परिसर है उसमें जो अच्छी तरह से दिख जाए एक जगह, वहाँ पर भी छापी जाएगी। तो ये होगा हमारा 82 के सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे 82 का सबसेक्शन 3, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट, एक कथन लिखेगा लिखित में। कौन? एक वो अदालत जो कि प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है। क्या? टू दैट इफेक्ट, क्या नतीजा निकलेगा उस कथन का? दैट द प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली पब्लिश ऑन अ स्पेसिफाइड डे, कि यह प्रोक्लेमेशन जो मैं निकाल रहा हूँ ये पब्लिश हो चुकी थी, छप चुकी थी एक स्पेसिफाइड दिन पर, एक स्पेसिफाइड दिनांक पर, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 2, जो मैंने अभी सबसेक्शन 2 में जो द्वारे तरीके बताए थे उसके हिसाब से ही हो गई थी, बिल्कुल वही प्रक्रिया फॉलो की गई थी। शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विद, और ये फिर फाइनल, बिल्कुल अंतिम कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि जो इस सेक्शन 82 की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी तरह से फॉलो कर लिया गया था। एंड दैट द प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश ऑन सच डे, और वह प्रोक्लेमेशन, वह इश्तिहार उस व्यक्ति को सूचना देने के लिए उस दिनांक पर ही छप गया था। तो इसका कंक्लूसिव एविडेंस का प्रिजम्पशन रेज कर लेगी अदालत। अब हम 82 का 4 पढ़ेंगे। Where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of offence punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, XYZ ये वाले ऑफ द IPC, अगर जो प्रोक्लेमेशन इश्तिहार छपा है वो जो सबसेक्शन 1 में छपा था, जो निकाला था जज साहब ने, वो किन अपराधों से रिलेटेड है? ये 302, 304, 364, 367, XYZ इनसे रिलेटेड है ऑफ द IPC।
एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम, और वह व्यक्ति विफल हो जाता है और उस स्पेसिफाइड जगह पर, उस स्पेसिफाइड समय पर नहीं आता है, रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, जो कि इश्तिहार में लिखा गया था। द कोर्ट में अब अदालत क्या करेगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक, और भी इंक्वायरी करेगा अगर उसको कोर्ट को उचित लगता है, तंदुरुस्त लगता है, तो प्रोनाउंस हिम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अब उसको फाइनली क्या प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा PO, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू डेट इफेक्ट, और घोषणा कर देगा और ऑर्डर निकाल देगा इस संदर्भ में, इस इफेक्ट में, इस परिणाम में। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 82 का क्लोज, सेक्शन 82 का सबसेक्शन 4। अब हम 82 का सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 एंड 3, जो प्रोविजंस है इसी सेक्शन के 2 और 3 के, शेल अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट, अब वे अप्लाई होंगे किस पे, घोषणा जो अदालत ने की है अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1, तो अप्लाई हो जाएंगे उसी अदालत पे जो कि प्रोक्लेमेशन इश्तिहार निकालता है। अब सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, अब प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, किसकी प्रॉपर्टी को, जो व्यक्ति भागा हुआ है, जो कि PO हो चुका है, जो कि व्यक्ति भगोड़ा है। 83 का 1, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, जो जिस अदालत ने इश्तिहार निकाला था, किस सेक्शन के अंतर्गत, 82 के अंतर्गत, जो अभी हमने पढ़ा है। फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, अब वह लिखित में अपने कारण रिकॉर्ड करेगा वह अदालत एट एनी टाइम, किसी भी समय, आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, लेकिन जरूरी क्या है, इश्तिहार निकालने के बाद भी किसी भी समय वो क्या करेगा, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑर्डर कर देगा, एक संपत्ति को जोड़ने के लिए ऑर्डर कर देगा वह कोर्ट, मूवेबल और इमूवेबल और बोथ, अचल संपत्ति, चल संपत्ति या दोनों, किसकी, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और किसकी प्रॉपर्टी है वो किससे बिलोंग रख रही है, प्रोक्लेम्ड व्यक्ति से बिलोंग कर रही है। लेकिन जरूरी क्या है इसमें, प्रोक्लेमेशन इश्तिहार निकालने के बाद किसी भी टाइम वो ऑर्डर करेगा अटैचमेंट का, जैसे आज उसने मजिस्ट्रेट साहब ने इश्तिहार निकाला प्रोक्लेमेशन का, और कल अगर वो ऑर्डर करता है, 30 डेज का टाइम हुआ भी नहीं है पूरा उसका समय आने के लिए, लेकिन तब भी क्या वो ऑर्डर कर सकता है, अटैचमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी, बिल्कुल कर सकता है। 83 के सबसेक्शन 1 ने पावर दी हुई है। अब सबसेक्शन 83 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, बताया जा रहा है जिस समय इश्तिहार निकला था और कोर्ट और अदालत को संतुष्ट कर दिया गया था, क्या, बाय एफिडेविट और अदरवाइज, या तो शपथनामे द्वारा या और किसी दस्तावेज द्वारा, दैट द पर्सन इज रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इशूड, जिस व्यक्ति के संदर्भ में आपने इश्तिहार निकाला है वो क्या करने वाला है, ए इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या तो अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी संपत्ति है उसको डिस्पोज करने वाला है, कहीं बेचने वाला है किसी व्यक्ति को, तो बी इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, चल या अचल को तो कैसे निकालेगा, चल संपत्ति को रिमूव करने वाला है आपकी अदालत के क्षेत्रफल से बाहर, तो ही अटैचमेंट ऑर्डर होगी, साथ प्रोक्लेमेशन के तुरंत, इश्तिहार के तुरंत बाद, ठीक है। इट में ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, तो उसी दिन ही प्रोक्लेमेशन निकालेगा, उसी दिन ही इश्तिहार निकालेगा, और उसी दिन ही अगर ये 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं इस पर वह संतुष्ट हो जाता है तो साथ ही अटैचमेंट के ऑर्डर भी कर देगा, ठीक है। अभी हमारा हो गया 83 का सबसेक्शन 1, अब 83 का सबसेक्शन 2, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे ऑर्डर से जो ऑर्डर निकालेगा सेक्शन 83 के अंतर्गत, तो उस जिले में अगर वो ऑर्डर निकला है तो पूरे जिले में कहीं भी वो अटैचमेंट हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी, इन विच इट इज मेड, जिस भी जिले में वह मेड हुआ है अदालत के, एंड शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट, और अगर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की जो कि PO घोषित हुआ है वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो तब भी अटैचमेंट ऑथराइज हो जाएगी, और लेकिन उससे कौन करेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ऑथराइज करवाना पड़ेगा, पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि गुड़गांव वाले जज साहब ने एक व्यक्ति को आपके इलाके में PO घोषित कर रखा है, अब उसकी प्रॉपर्टी भी हमें अटैच करनी है, तो रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी तब भी वहाँ की प्रॉपर्टी अटैच हो पाएगी। यही हमें 83 का सबसेक्शन 2 बता रहा है। सेक्शन 83 सबसेक्शन 3, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज अ डेट, अगर जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति कोर्ट ने बोला है कि अटैच कर लो, वो कोई उधार है, कोई प्रोक्लेम व्यक्ति ने किसी को उधार दिया है और वही अटैच करवाना है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई चल संपत्ति है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, तो उसकी अटैचमेंट कैसे होगी, उसकी जुड़ाई कैसे होगी, तो वो ऐसे होगी, ए बाय सीजर, जब्ती के द्वारा, बी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, या फिर उस मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा कोर्ट द्वारा, सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, और एक ऑर्डर, लिखित में ऑर्डर दे दिया जाएगा किसको,
उस डेटर को, जो कि प्रोक्लेमेंट व्यक्ति का डेटर है, जो कि उसका जो कि प्रोक्लेमेंट व्यक्ति को जिसको उधार चुकाना है, उसको एक ऑर्डर लिखित में दे दिया जाएगा कि अब उस प्रोक्लेमेंट व्यक्ति को तुम अपना जो उससे तुमने उधार लिया है नहीं चुकाना, वो कहाँ चुकाना, अब हमें चुकाना। अब 83 का सबसेक्शन 4, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज इमूवेबल, अगर जिस प्रॉपर्टी के जुड़ाई के लिए ऑर्डर हुए वह अचल संपत्ति है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन, तो इसमें जुड़ाई इस सेक्शन के अंतर्गत कितने समय तक चलेगी। इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर मुकदमा ऐसा है कि वह लैंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो टैक्स पे करेगी किसको, राज्य सरकार को। द it be made through the collector of the district in which the land is situated and in all other cases, तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन अटैच करेगा, उस जिले का कलेक्टर अटैच करेगा और कोई व्यक्ति अटैच नहीं करेगा, क्योंकि वह लैंड पेइंग रेवेन्यू है, टैक्स पे कर रही है वह जमीन उस प्रोक्लेम्ड पर्सन की, इसलिए कलेक्टर करेगा, याद रखना ए। और दूसरे केस में कैसे होगी, बाय टेकिंग पोजेशन, कलेक्टर क्या कर लेगा, उसकी पोजेशन ले लेगा उस प्रोक्लेम्ड व्यक्ति के इमूवेबल प्रॉपर्टी की। डी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी उस प्रोक्लेम्ड व्यक्ति की रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा। सी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी वन ऑफ हिज बिहाफ, एक ऑर्डर लिखित में हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड व्यक्ति को कुछ देना है उस प्रॉपर्टी के बिहाफ में, तो उसको ना दिया जाए, उसको बार कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को, तो हमें दिया जाए। अब Section 83 का 5, if the property ordered to be attached consists of a livestock or is perishable nature, the court may, if it think it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceed of sale shall abide the order of the court। और ये कह रहा है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जल्दी खराब होने वाली है, जैसे कोई पनीर के सब्सटेंस, कोई दूध है किसका, प्रोक्लेम्ड व्यक्ति का, वो अटैच कर लिया, तो वो पेरिशेबल नेचर का है ना, 2 दिन 1 दिन भी रखेंगे तो उसको फट जाएगा, खराब हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, तो कह रहा है कोर्ट उसको इमीडिएट उसकी सेल कर देगी, उसको बेच देगी, और उसके प्रोसीड है जो कोर्ट के ऑर्डर हैं कि उसमें कितनी वैल्यू लिखी हुई थी इश्तिहार में, तो वो अपने वसूली कर लेगी। ये हमारा 83 सेक्शन 83 का सबसेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 83 का सबसेक्शन 3, द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी, तो जो पावर रहेंगी, जो शक्तियाँ रहेंगी, जो दायित्व रहेंगे और जो लाइबिलिटी रहेगी किसकी, रिसीवर साहब की, वो सेम टू सेम कैसी रहेगी, सीपीसी से उसका जेनेसिस ले लो, रिसीवर का ऑर्डर 40 से, तो सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी, ठीक है। अब सेक्शन 84, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब किसी व्यक्ति को किसी को अदालत ने किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर ली, अब किसी को दिक्कत हुई, यार ये तो प्रोक्लेम्ड व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी अदालत ने कैसे अटैच कर ली, तो उसके क्लेम भी तो उठाएगा, कोई व्यक्ति आपत्ति भी तो उठाएगा, तो ये 84 उसी के बारे में बोलता है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब 84 का सबसेक्शन 1, इफ एनी क्लेम इज प्रेफर टू, अगर कोई क्लेम प्रेफर होता है किसको, अदालत को, और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट, या कोई आपत्ति उठती है उस अटैचमेंट पर, उस जुड़ाई पर जो अदालत ने की है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 83, किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी संपत्ति जो कि जोड़ी गई है, अटैच की गई है सेक्शन 83 के अंतर्गत, जो मैंने अभी सेक्शन 83 पढ़ाया था इतना बड़ा, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, और वो आपत्ति कब तक सुनी जाएगी और कब तक वह क्लेम लगाना पड़ेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसी में दे रखा है, 6 months के अंदर अंदर, कब से कैलकुलेट होगा, जब से वह प्रॉपर्टी की जुड़ाई हुई संपत्ति को जोड़ा गया अदालत ने, ठीक है। बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, और वो क्लेम आपत्ति कौन उठाएगा, कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, पर वह क्लेम एक भगोड़ा व्यक्ति प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं उठा सकता। ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, और क्या आधार रहेगा इस क्लेम का, इस आपत्ति का, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि जो मैं क्लेमेंट हूँ, जिसने पत्र लगाया, जिसने एप्लीकेशन लगाई है, उसका इंटरेस्ट है, मेरा हित है इस प्रॉपर्टी में, संपत्ति में जो आपने अटैच कर ली है, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल टू बी अटैच, और ये जो मेरा हित है, आपने इसको गलती से अटैच कर लिया, ये अटैच होने का हित नहीं था मेरा, ये मेरा इंटरेस्ट है, उस प्रोक्लेम्ड व्यक्ति का नहीं है। सो अंडर सेक्शन 83 और 83 में आप इसको अटैच नहीं कर सकते थे। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड बाय और डिसअलाउड इन द होल और इन पार्ट, तो उस क्लेम को, उस आपत्ति को या उस क्लेम को, उसमें कार्रवाई होगी, उसमें इंक्वायरी होगी, और या तो फिर उस क्लेम को मंजूर कर दिया जाएगा, वो उस व्यक्ति के क्लेम को, क्लेमेंट को बोल दिया जाएगा हाँ आपका क्लेम सही है, ये तो प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वापस दे दी जाएगी, या तो उस व्यक्ति के क्लेम को डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ना मंजूरी दे दी जाएगी, ठीक है, या तो पूरे के लिए या फिर उस भाग के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 84 का सबसेक्शन 1 हुआ, प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन, बताया जा रहा है कोई भी अगर आपत्ति ऑब्जेक्शन लगाता है जो इस सबसेक्शन के अंतर्गत पीरियड बताया गया था, कौन सा, 6 महीने का, 6 months का पीरियड, तो कह रहा है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर, अगर वो क्लेम लगाने वाले की मृत्यु हो जाती है और उसके, या तो जो ऑब्जेक्शन उठाता, आपत्ति लगाता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कह रहा है बी कंटिन्यूड बाय द एलआर्स, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस क्लेमेंट के उसको क्लेम को कंटिन्यू करेंगे उस अदालत में जिसने अटैचमेंट किया। ये 84 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइज बोलता है। अब 84 का सबसेक्शन 2,
क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 में भी प्रेफर्ड, जो क्लेम है, जो आपत्ति है, जो सबसेक्शन 1 में मैंने बताई थी, वो प्रेफर की जाएंगी और मेड इन द कोर्ट, और उस अदालत में मेड की जाएंगी बाय विच द ऑर्डर और ऑफ अटैचमेंट इज इशूड, जिस अदालत ने अटैचमेंट की थी और ऑर्डर निकाला अटैचमेंट का, प्रोक्लेम्ड पर्सन की संपत्ति का। और इफ द पर्सन और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 83 इन द कोर्ट ऑफ सीजीएम, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने, वह संपत्ति दूसरे इलाके में थी और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन से वह अटैचमेंट हुई है, तो उस क्लेम को, उस क्लेम और ऑब्जेक्शन के उस प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने रेवाड़ी में अटैच करवा ली थी और कोर्ट, गुड़गांव के कोर्ट ने ऑर्डर किया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने के ऑर्डर से गुड़गांव के कोर्ट ने रेवाड़ी वाली प्रॉपर्टी अटैच की थी, तो कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन में वह उस ऑब्जेक्शन में लगेगा, वह ऑब्जेक्शन उठाएगा क्लेमेंट रेवाड़ी के सीजीएम साहब के सामने, ना कि गुड़गांव के सीजीएम साहब के सामने। यही 84 का 2 कह रहा है। अब देखिए 84 का सबसेक्शन 3, एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड। हर वह क्लेम और हर वह ऑब्जेक्शन कौन सी कोर्ट इंक्वायरी करेगी, जिस भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन, जिस भी कोर्ट ने वह द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड, जिस भी कोर्ट में वह प्रेफर किया गया है या फिर मेड हुआ है, ठीक है, तो वह करेगा, ठीक है। अब सीजीएम साहब, जो रेवाड़ी के सीजीएम साहब के सामने उस व्यक्ति ने, ऑब्जेक्टर ने एक क्लेम उठा दिया, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो गुड़गांव में नहीं थी, लेकिन अपराधी ने जो कांड किया, तो अपराध किया तो गुड़गांव में किया, तो फिर भग के कहाँ चला गया, वो रेवाड़ी चला गया और रेवाड़ी में उसकी संपत्ति है। तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से इजाजत ले ली कि जी हम यहाँ पे जो उसकी संपत्ति उसको अटैच करेंगे रेवाड़ी के डीएम के सामने। अब जिसको ऑब्जेक्शन, जिसको आपत्ति हुई रेवाड़ी में, तो उसने सीजीएम साहब रेवाड़ी को एप्लीकेशन लगाई, तो कह रहा है सीजीएम साहब गुड़गांव वाले मजिस्ट्रेट साहब को भी मेड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्शन को, या खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये कह रहा है 84 का सबसेक्शन 3। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ेंगे, प्रोवाइजो हमने पढ़ लिया। अब 84 का सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन एनी पार्ट बाय ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। किसी व्यक्ति का, किसी क्लेमेंट का कोई ऑब्जेक्शन था प्रॉपर्टी अटैच के वक्त उसने लगाया था, तो उसको डिसअलाउ कर, नामंजूरी कर दी गई है, जो सबसेक्शन 1 में उसने क्लेम लगाया। तो कह रहा है मे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो कह रहा है 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर प्री का क्वेश्चन, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, किस ऑर्डर से, उस ऑर्डर की दिनांक से, जिस दिन उसका डिसअलाउ होगा। इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट, फिर एक दीवानी मुकदमा वो क्लेमेंट इंस्टीट्यूट कर देगा, दर्ज करवा देगा। कहाँ और क्यों करवाएगा? एस्टेब्लिश द राइट, कि उसकी अधिकार को स्थापित करने के लिए। विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि वो मांग रहा है अपनी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, संदर्भ में। इन डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट का विषय है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। तो अगर सब्जेक्ट रहना भाई, मानना जो सिविल कोर्ट का उस सूट को लेकर कोई नतीजा आता तो उसके तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी नतीजा नहीं आता तो किसका ऑर्डर फाइनल रहेगा? जो वह डिसअलाउ अलाउ किया था क्लेमेंट का क्लेम, वह फाइनल रहेगा, वह ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब का। ये हुआ हमारा कंप्लीट सेक्शन 84। अब हमारे 6 सेक्शन रह गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं अब सारे बस अब होने ही वाले हमारे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 85, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। या तो छोड़ दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, या फिर जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी थी उसी स्टेट में उसको दे दिया जाएगा क्लेमेंट को, किस प्रॉपर्टी का, जो कि प्रॉपर्टी जोड़ी हुई थी किसी मजिस्ट्रेट साहब ने। 85 का 1, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अगर जो पीओ व्यक्ति हाजिरी दे देता अपनी, जो भी इश्तिहार में टाइम दिया गया उस टाइम के अंतर्गत, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट, तो कोर्ट अदालत एक ऑर्डर मेक कर देगी कि इस पीओ व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जो हमने अटैच किया उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए। 85 का 2, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, अगर पीओ व्यक्ति नहीं अपीयर होता, नहीं हाजिरी देता है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, जो कि समय स्पेसिफाई था किसमें, इश्तिहार में, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट में है, जो जुड़ी हुई है, उसको कौन डिस्पोज करेगा? राज्य सरकार डिस्पोज करेगी। द प्रॉपर्टी बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, पर राज्य सरकार उसको, उस प्रॉपर्टी को जो अटैच की गई है कोर्ट ने पीओ व्यक्ति की, उसको 6 महीने 6 मंथ से पहले नहीं बेचेगी, डिस्पोज नहीं करेगी। यह नीड है, अगर कर दी तो दिक्कत आ जाएगी राज्य सरकार को। एंड अनटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन पेड अंडर 84 हैज बीन डिस्पोज, या फिर जो क्लेम और ऑब्जेक्शन लगाया था किसी क्लेमेंट ने, जब तक कि वह डिस्पोज नहीं होता तब तक भी राज्य सरकार उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगी पीओ व्यक्ति की। अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, एक्सेप्शन क्या है? बेच सकती है राज्य सरकार अगर तो वह प्रॉपर्टी, वह संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है, स्पीडी और नेचुरल डीके लगने वाली है, और द कोर्ट कंसीडर्ड द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, और अदालत को लगता है कि इस अटैच प्रॉपर्टी की जो सेल होगी वो इसके मालिक के लिए लाभदायक होगी, तभी उसकी सेल कर दी जाएगी।
इन ईदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड व्हेनेवर इट थिंक्स। जब भी उस कोर्ट को संतुष्ट लगता है, तंदुरुस्ती लगती है, उचित लगता है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, अगर तो वो स्पीडी और नेचुरल डीके की मैटर है, सब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी। तो ये हमारा 85 का 2। अब 85 का 3, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, भाई 2 साल बीत गए हैं जिसको प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, संपत्ति को अटैच किया गया, 2 साल बीत गए हैं। एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार ने जो प्रॉपर्टी बेच दी थी, अब वो व्यक्ति देखते क्या होता है, अंडर सेक्शन 2 अपीयर्स वॉलंटरली और इज एप्रीहेंडेड। अब वो व्यक्ति जो राज्य सरकार ने जिसकी अटैच प्रॉपर्टी पीओ व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेच दी थी, या तो वो खुद स्वयं इच्छा से आ जाता है या फिर वो उसको पकड़ के लाया जाता है, इज एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, और उस अदालत के समक्ष लाया जाता है बाय हुज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वाज अटैच। अब तक प्रॉपर्टी अटैच ये बेची नहीं गई है राज्य सरकार द्वारा, और उसी अदालत में उसको व्यक्ति को लाया जाता है, ब्रोड किया जाता है, या फिर वो वॉलंटरी अपीयर करता है जिस अदालत ने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया था, और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या उसके हायर कोर्ट के आगे वो व्यक्ति अपीयर होता है या फिर लाया जाता है पकड़ के। तो कह रहा है एंड प्रूव्स द टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट अब्सकॉन्ड, और वह पीओ व्यक्ति जिसको पीओ घोषित किया गया था, वो उस कोर्ट को, या तो जिस कोर्ट ने अटैचमेंट की थी वो, या उसके हायर कोर्ट को, उसको उनको संतुष्ट कर देता है कि क्या संतुष्ट कर देता है, डेट ही डिड नॉट अब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ, कि वो भगोड़ा नहीं हुआ था और उसने अपने आप को नहीं छिपाया था, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, और सिर्फ यह मत मानिए कि मैं भाग रहा था इस गिरफ्तारी के वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के मतलब से नहीं भाग रहा था मैं, एंड डेट ही हैड नॉट सच नोटिस, और उसके पास कोई भी नोटिस नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी किसकी, ऑफ द प्रोक्लेमेशन, इस इश्तिहार की, एज टू एनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरिन, जो कि वो मैं जो समय प्रोक्लेमेशन इश्तिहार में लिखा गया था उस समय पर आपके पास आता था, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था। सच प्रॉपर्टी और इफ द सेम हैज बीन सोल्ड, ऐसी प्रॉपर्टी अगर बेची नहीं गई है, अगर बेच दी भी गई है, तो द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल और इफ पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, अगर कोई प्रॉपर्टी का भाग बेचा गया है तो आधी प्रॉपर्टी जो बची हुई है उसको दे दी जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी के प्रोसीड से, जो उसकी बेचने के बाद जो पैसे मिले थे कोर्ट को अपने खर्चे निकालने के बाद, तो वो प्रोसीड्स किसको दे दी जाएंगी। अब सुनते हैं, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल एंड द रेजिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, भाई जो नेट प्रोसीड्स हैं उसमें से कोर्ट का खर्चा निकालने के बाद, या फिर जो रेजिड्यू है जो बची हुई प्रॉपर्टी है, शेल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर फ्रॉम ऑल कॉस्ट इनकरिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटैचमेंट, पहले तो क्या सेटिस्फाइंग के लिए, पहले तो क्या संतुष्ट किया जाएगा, जो भी कॉस्ट जो भी खर्चे लगे हैं किसमें, इश्तिहार में अदालत के, वो उससे प्रॉपर्टी से वो पहले तो अदालत ने ले लिए होंगे, वो पहले उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, फिर बी डिलीवर टू हिम, या तो अब रेजिड्यू उस प्रॉपर्टी का दे दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कोर्ट को कि मैं तो जानबूझकर, मैं तो भागा नहीं था, मैं तो यहीं था, मेरे को नोटिस नहीं था, या तो उस प्रॉपर्टी का कोई भाग जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसा कुछ बचा हुआ है वो दे दिया जाएगा। तो यही हमारा 85 का सबसेक्शन 3 बोल रहा है। अब सेक्शन 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब अपील होगी कौन सी ऑर्डर की, जिसमें एक एप्लीकेशन, जिसमें एक पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको खारिज कर दिया गया था, और पत्र किस चीज़ का लगा था कि मेरी प्रॉपर्टी को आप रिस्टोर करिए, जैसे मेरी प्रॉपर्टी थी उसी जगह पे मेरे को जाके बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये 86 बताता है, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ 85 के 3 में जो हमने वो व्यक्ति जो खुद अपीयर होता है या उसको लाया जाता है वो अपीयर होता है, तो उसके बारे में बता रहा है। हु इज एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल टू रिलीव प्रॉपर्टी, और वो अपने आप को दुखियारा समझता है वो प्रोक्लेम व्यक्ति, और वो संतुष्ट भी कर चुका होता है कोर्ट को कि मैं तो स्वयं इच्छा से मैं आने वाला था, पर मेरे को खबर ही नहीं थी, मैं तो आ जाता, तो वो ही agreed by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court which appeal ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। तो वह अपील कर देगा अगर वह व्यक्ति अपने आप को दुखियारा मानता है कि मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी प्रॉपर्टी को तो बेच दिया गया, ना मेरे को प्रोसीड्स दे पा रहे हैं ये, ना मेरे को जो मेरे भाग, जो मेरा कोई पार्ट बचा हुआ प्रॉपर्टी का, ना तो मेरे को रिस्टोर करवा रहे हैं, मेरे को उसी जगह पे जाके नहीं बैठा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपील फाइल कर देगा उस ऑर्डर के विरुद्ध, अटैचमेंट के ऑर्डर के विरुद्ध। और कहाँ पे करेगा, उस अदालत में करेगा जहाँ पे उस अदालत की ऑर्डनरी आमतौर पर अपील कन्विक्शन पे, जब किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो वो जिस अदालत में अपील करता है वो व्यक्ति सजा याफ्ता व्यक्ति, वह अटैच्ड, वह दुखियारा व्यक्ति जो जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई है और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है वापस, वह वहीं पर अपील करेगा। ये 86 बोलता है, बहुत ईजी सेक्शन था। अब हम चैप्टर 6 का पार्ट डी पढ़ेंगे, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अब हम कुछ अन्य रूल्स देख लेते हैं जो इन प्रक्रिया से रिलेटेड है। 87 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 87, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन्स भेजने थे पर आपने क्या किया, सम्मन्स की जगह वारंट भेज दिए। तो कोर्ट में अदालत क्या कर सकती है, उसके डिस्क्रिप्शन में, इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस कोर्ट, किसी भी मुकदमे में जो इस कोर्ट ने उसको एम्पावर शक्ति दे रखी है, टू इशू अ सम्मन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, सम्मन्स इशू करने के लिए पावर दे रखी है इस कोर्ट ने किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन राइटिंग, लिखित में ऑर्डर रिकॉर्ड करेगी और क्या करेगी, आप वारंट फॉर सम्मन भिजवाना था, इस कोर्ट ने बोला था सम्मन भिजवाना एक व्यक्ति को, पर अपने
लिखित में कारण रिकॉर्ड करती है और वारंट भिजवा देती है। सम्मन भेजना था उसको, अपीयर होना था, हाजिरी करवानी थी, लेकिन वारंट भेज के उसको ब्रॉड करवा लेती है। मतलब पुलिस ऑफिसर या किसी व्यक्ति को सम्मन से वारंट इशू करके उसको बुलवा लेती है। अगर सम्मन इशू होगा तो वह व्यक्ति अपीयर होगा, हाजिरी देगा। अगर वारंट इशू होगा तो उसको ब्रॉड लाया जाएगा, उसको पकड़ के लेके आया जाएगा। तो ये कह रहा है 87। सो ए और कब करेगी सम्मन की जगह वारंट इशू हुआ अदालत? इफ इधर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन्स, अगर सम्मन इशू करने से पहले ही क्या होता है, और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, या फिर सम्मन इशू करने के बाद क्या होता है, बट बिफोर द टाइम फिक्स ऑफ दिस अपीयरेंस, बट उस दिनांक से पहले जिस दिन उसकी हाजिरी होनी है सम्मन से, उस दिन से पहले क्या करेगी? द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव, अदालत को यकीन करने के कारण लगते हैं दैट ही हैज अब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द सम्मन्स, की वह व्यक्ति भाग चुका है। कौन व्यक्ति भाग चुका है? जिसको आपने सम्मन भेजी है वह तो फरार हो चुका है, और या तो फिर ओबे नहीं करेगा, जो आप सम्मन भेज रहे हो उसका दुरादर कर देगा, उसको मानेगा नहीं। तो बी, if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served, उसको सम्मन सर्व किए गए थे पर वह फिर भी विफल हो गया, सम्मन के फॉलो नहीं करा, सम्मन जो उसको मिले थे पर अदालत में हाजिरी नहीं दिए, तो क्या करेगा? इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरेंस, और ड्यूली सर्व्ड की साबित हो जाती है कि सम्मन्स तो उसको दे दिए गए थे और इतने टाइम के अंदर कर दे दिए गए थे, तो उसको अच्छे से मौका मिल गया होगा कि वो आ सकता था। तो कह रहा है इन अकॉर्डेंस देयर विद, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर, और जिसको सम्मन भेजे गए थे उसके द्वारा कोई मैसेज भी अदालत में नहीं पहुंचवाया गया कि उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, कोई कारण है कि वो सम्मन्स को उसने क्यों फॉलो नहीं किया, तो ही सम्मन्स की जगह वारंट इशू हो जाएंगे। तो 87 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जज साहब सम्मन केस में किसी को वारंट भेज के भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 87 है। ये हरियाणा के प्री में आपकी बार भी आया था 2000 जो पेपर हुआ था आपकी बार मार्च में, 3 मार्च को पेपर आया था, उसमें 87 का आया था और दिल्ली में भी आया था। डी 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझना पड़ेगा आपको। और ये 2 ए और बी क्लोज में जो रीजंस है ये इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेगा एक बार। अब सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, शक्ति की मुचलका ले ले, किसके लिए? हाजिरी के लिए। When any person for whose appearance or arrest the officer presiding any court is empowered to issue a summons or warrant, जब कोई when any person for whose appearance, जब किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति की हाजिरी के लिए और इसकी गिरफ्तारी के लिए, the officer presiding any court, जो ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट साहब है जो प्रिसाइड करे किसी भी अदालत में, is empowered to issue a summons or warrant, उनको शक्ति मिली हुई इस कोर्ट के तहत कि वो या तो सम्मन एक इशू कर सकते हैं, एक वारंट इशू कर सकते हैं। तो इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, तो कौन प्रेजेंट है? एक व्यक्ति प्रेजेंट है कोर्ट में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट है उस कोर्ट में। सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, वो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा ही हुआ है आपके सामने और जिसको आप सम्मन के तरफ बुला सकते थे, वारंट से बुला सकते थे, वो व्यक्ति आपके कोर्ट के सामने खड़ा है, प्रेजेंट है। तो कह रहा है सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। अब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज साहब है, उस व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम एक मुचलका भर के लाओ, उसमें जो मैं रकम बोल रहा हूँ वो लिख के लेके आओ। तो विद और विदाउट शॉर्टी, या कोई गारंटर शॉर्टी लाओ या ना लाओ, लेकिन मुचलका लेके आओ। फॉर इज अपीयरेंस इन सच कोर्ट, कि तुम अपनी हाजिरी देते रहोगे मेरी अदालत में, और एनी अदर कोर्ट, या किसी और अदालत में अपनी हाजिरी दोगे। द केस में भी ट्रांसफर फॉर ट्रायल, या तो अगर केस कमिटल होने वाला है 209 में, तुम मेरे आगे आ नहीं रहे थे तो मैंने तुमको बुलाया है, तुम मेरे आगे खड़े हो, तो तुम मेरे को मुचलके में अपनी जो मैं रकम बोल रहा हूँ वो लिख के लेके आओ कि तुम मेरी अदालत में हाजिरी दोगे, या फिर जो मैं कमिट करूंगा कोर्ट ऑफ सेशन में केस, उनको की अपनी हाजिरी दोगे, तो बॉन्ड भर के लाओ, मुचलका भर के लाओ। ये हमारा हो गया सेक्शन 88। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89। हमारे 2 ही सेक्शन रह गए, फिर हम आज का टॉपिक खत्म करेंगे। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ फॉर अपीयरेंस, गिरफ्तारी कर ली जाती है अगर आपने किसका ब्रीच किया है, किसको धोखा दिया है, उस मुचलके को जो आपने भरा था 88 में, आपने उसका ब्रीच कर दिया है, अपनी हाजिरी नहीं दी है और आपने ब्रीच कर दिया है, फिर से अदालत को धोखा दे दिया है, ब्रीच कर दिया। तो 89 बता रहा है When any person who is bound by any bond taken under this code, जब भी कोई व्यक्ति बाध्य होता है, किसके द्वारा बाध्य होता है? कि जब एक बॉन्ड इस कोड के द्वारा लिया जाता है, टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, की एक अदालत के सामने आपको हाजिरी देनी है, जिससे बॉन्ड लिया जाता है, मुचलका लिया जाता है। डज नॉट अपीयर, हाजिरी नहीं देता, अपीयर नहीं होता, तो द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट। अब वो ऑफिसर, जब वो जज साहब क्या करेंगे, अब एक सीधा एक वारंट इशू कर देंगे। बॉन्ड का धोखा दिया भाई, बॉन्ड उसने भरा हुआ था लेकिन फिर हाजिरी नहीं दी, ब्रीच तो किया ना, उसने बॉन्ड क्यों भरा था? सिर्फ हाजिरी देने के लिए, पर हाजिरी वो दे नहीं रहा, तो क्या करेंगे? द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट, जो जज साहब है जो प्रिजाइड करे उस कोर्ट में, मे इशू अ वारंट डायरेक्टेड एट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। एक वारंट इशू कर दिया जाएगा, किसी पुलिस कर्मी को दे दिया जाएगा या प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और एग्जीक्यूट करेंगे वो पुलिसकर्मी और प्राइवेट व्यक्ति, और बोलेंगे उस वारंट में निर्देश दिए जाएंगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे को बॉन्ड भरा था हाजिरी के लिए, वो आया नहीं, उसको पकड़ के लेके आओ और मेरे सामने लेके आओ। ये 89 बोलता है। अब सेक्शन 90 आज का हमारा फाइनल सेक्शन। Provisions of this chapter generally applicable to summonses and warrants of arrest.
द प्रोविजंस कंटेन इन चैप्टर, जो इसमें धाराएं दी गई है इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में, रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट, जो किससे संदर्भ रख रही है, समन से या वारंट से, एंड देयर इशू सर्विस एंड एग्जीक्यूशन, और किससे संदर्भ रख रही है, उनके वारंट और समन के इशू होने से, वारंट और समन्स के सर्विस होने से, वारंट और समन्स के एग्जीक्यूट होने से, शैल सो फार एज में भी शैल है, मैंडेटरी है जिस हद तक हो सके, अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट, किस पर अप्लाई होंगे, हर समन्स पर, हर वारंट पर, इशूड अंडर दिस कोड, जो भी इस कोड के तहत इशू होंगे तो वो इसकी सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 की धाराएं जो भी हैं उन पर अप्लाई होंगी, जो सम्मन्स पर हैं और जो वारंट्स पर होती हैं अप्लाई। सो ये जनरल डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये मत मानना कि सेक्शन 61 जिस पर लगेगा सेक्शन 62 लगेगा तो वही लगेगा, उसके प्रोविजन नहीं फॉलो होंगे, नहीं, पूरे चैप्टर 6 के प्रोविजन फॉलो होंगे किसी भी सम्मन्स पर और किसी भी वारंट पर। ये आज के इस सेक्शन के साथ सेक्शन 90 के साथ 90 के साथ हमारा आज का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे राजस्थान प्री के पर्पस के लिए, इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो मैंने देखे हैं। तो ये सब मैंने अपनी क्रिमिनल मैनुअल में से पढ़ाया था, जो बहुत प्यारी बुक है, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में सारे शब्द लिखे हुए हैं और यह मेरी सबसे प्यारी बुक है, इसमें से मैंने आपको पढ़ाया था। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अगर नहीं लगी हो तो तभी कमेंट करना, और क्या कमी रह गई वो भी कमेंट करना, सो मैं सुधार कर सकूँ, करेक्शन कर सकूँ अपने एक्सप्लेन करने के स्टाइल में। और हालांकि देखो मैं एक्सप्लेनेशन हर सेक्शन की, अब मैंने 1 घंटा 10 मिनट लगा दिया है सिर्फ कितने सेक्शंस को पढ़ने के लिए, 30 सेक्शंस को पढ़ने के लिए, और मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। सो कृपा करके कमेंट करना अगर कर सकते हो तो, और वीडियो को पूरा देख रहे हो तो भाई आपके लिए बहुत बढ़िया, आप ज़रूर बनोगे। और अब इसी के साथ मैं कहता हूँ बाय और टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।